हे गाइस वेलकम। आज हम करने वाले हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। क्लास नाइन्थ का फिजिक्स का टॉपिक है ये। टोटली बेस्ड है मोशन वाले चैप्टर पे। ओके, इससे पहले जो ये चैप्टर है मोशन, उस पे टोटली बेस्ड है। उसके सारे के सारे फॉर्मूलाज हमें इसमें यूज़ करने हैं। ओके, और हमने पहले वो मोशन वाला चैप्टर किया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ओके, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है वहाँ पे। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स भी गिवन है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं गाइस ये चैप्टर। क्या होता है फोर्स? It is a push or pull on an object that produces an acceleration in the body. सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि acceleration क्या होती है। acceleration होती है, फॉर एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन ऑब्जेक्ट और ये मूव कर रहा है। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर स्पीड पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये अपनी स्पीड आफ्टर एवरी टाइम, ठीक है, आफ्टर एवरी पॉइंट ऑफ टाइम ये चेंज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एवरी 5 सेकेंड ये क्या कर रहा है, आफ्टर एवरी 5 सेकेंड अपनी स्पीड चेंज कर रहा है। और यूनिफॉर्मली चेंज करेगा तो ये 5 सेकेंड के बाद 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 सेकेंड के बाद 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर एवरी 5 सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी एसेलरेशन। आपको समझ में आ रहा है, ये स्पीड है इसकी, और यहीं से हम इसकी एसेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एसेलरेशन कैसे निकालते हैं? स्पीड पर यूनिट टाइम। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एसेलरेशन फाइंड आउट करेंगे तो क्या एसेलरेशन आ रही है? चेंज इन स्पीड। तो चेंज इन स्पीड क्या आ रहा है? 20 - 10 डिवाइड बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो इट मीन्स 10/5, और यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और पर सेकेंड को हम डायरेक्टली सेकेंड स्क्वायर लिख देते हैं। तो आफ्टर एवरी सेकेंड इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये होता है एसेलरेशन। और एसेलरेशन आएगा कब? जब कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट उस पर फोर्स प्रोड्यूस करेगा। फोर्स मतलब पुश करेगा या तो, या पुल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये पानी की बोतल है। ठीक है, इस पानी की बोतल को या तो मैं पुल करूंगा, ठीक है, या तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पुल करूंगा। पुल कर रखा है ना, तो क्या हो रहा है इसके अंदर? एक्सेलरेशन आ रही है ना। और अगर मैं इसको पुश करूंगा तो भी इसमें एक्सेलरेशन आएगी। तो क्या होगा बेसिकली, हमने पहले भी पढ़ा था कि इसकी पोजीशन में चेंज आ जाएगा। और वो पोजीशन में चेंज आएगा कैसे? एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। ठीक है, और पोजीशन में चेंज आने के पीछे एक और फैक्टर है, एक्सेलरेशन। समझ में आया? तो यहाँ पे इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी फोर्स की? न्यूटन होगी। ओके, और ए फोर्स कैन डू 3 थिंग्स ऑन अ बॉडी। फोर्स 3 चीजें कर सकता है बॉडी के साथ। अगर बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लग रही है तो बॉडी की स्पीड चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इन अ फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल आपके सामने आ रही है और आपने फिर से उसको जोर से हिट कर दिया है ना, तो उससे क्या होगा? वो फुटबॉल और जोर से और ज्यादा स्पीड से जाएगी गोल के पास। तो क्या कर दिया आपने? फोर्स लगाई बस, और फोर्स लगाते ही आपने उसकी स्पीड इंक्रीज कर दी। जैसे बैट्समैन करता है ना बॉल के साथ, बॉल आती है उसके पास, और वो बैट को इस तरीके से घुमाता है जिससे क्या हो जाएगा, बॉल बहुत तेजी से जाती है अक्रॉस द बाउंड्री। राइट। सेकंड क्या होगा इसके अंदर? चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, डायरेक्शन जो होगी ना मोशन की, उसको चेंज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, एक फुटबॉल है, ठीक है, ये यहाँ से फुटबॉल क्या हो रहा है, यहाँ पे एक पर्सन है इसके पास आ रही है। ठीक है, और इस पर्सन ने क्या करा, इस फुटबॉल को जोर से किक किया, और ये फुटबॉल अब कहाँ चली गई? यहाँ पे चली गई। ठीक है, तो हो क्या रहा है यहाँ पे? फुटबॉल का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर लिया, फुटबॉल ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। ओके, एंड द थर्ड थिंग इज इट कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। बॉडी की शेप भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, आपकी किसी के साथ लड़ाई हो जाती है तो उसको आप रख के देते हो एक, है ना, तो उसका जो फेस होता है उसकी शेप चेंज हो जाती है ना। या फिर अदर एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे कि पनीर है ना, पनीर के ऊपर फोर्स लगाओगे तो उसकी शेप कैसी हो जाएगी? एकदम पिचक जाएगा पनीर। राइट। तो ये शेप भी चेंज कर सकता है बॉडी की। तो समझ में आया, फोर्स कैन change the speed of the body, change the direction of the motion of the body and change the shape of the body। ये 3 चीज कर सकता है मोशन। ठीक है, आई होप आपको ये मोशन, ये फोर्स वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है बैलेंस फोर्स। ठीक है, बैलेंस फोर्स क्या होती है? एक होता है बैलेंस फोर्स, एक होता है अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स, व्हेन बैलेंस फोर्स आर अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, देन क्या होगा? देयर विल बी नो
नेट इफेक्टिव फोर्स। नेट इफेक्टिव फोर्स का मतलब क्या हो रहा है, आप देखो इस इमेज में देख सकते हो, टग ऑफ वॉर चल रहा है यहाँ पे। टग ऑफ वॉर में जितना फोर्स ये तीनों पर्सन लगा रहे हैं उतना ही फोर्स ये तीनों पर्सन भी लगा रहे हैं, राइट। तो दोनों का फोर्स क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है ना। तो इक्वल हो रहा है तो मीन्स 300 माइनस 300 आपको तो मिल रहा है 0 न्यूटन। तो ये क्या है, नेट फोर्स है। ओके, ठीक है। अब जब नेट फोर्स 0 होगा तब क्या होगा, बैलेंस फोर्स होगा। जैसे कि ये देखो लेडी खड़ी है वॉल के साथ, ठीक है, इसका वॉल का सपोर्ट लेके खड़ी है, तो यहाँ पे क्या है, ये वॉल गिर तो नहीं जाएगी ना, ना ही ये लेडी गिरेगी। मीन्स लेडी ने उतना फोर्स अपना लगाया हुआ है और सेम फोर्स वॉल भी यहाँ पे एक्सर्ट कर रही है, दैट्स वाई ये गिर नहीं रही है, समझ गए। तो इसी को बोलते हैं बैलेंस फोर्स। नेक्स्ट आता है अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स में क्या होगा, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन। या तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी या फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी अगर अनबैलेंस फोर्स होगी तो। जैसे कि सेम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे टग ऑफ वॉर में। टग ऑफ वॉर में ये तीनों पर्सन्स क्या कर रहे हैं, ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, पुल करने वाला। एंड यहाँ पे जो पुल फोर्स है वो कम लग रहा है कंपैरिजन में, राइट। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, 400 माइनस 300, तो दिस इज 100 न्यूटन मोर, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन। तो इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विद द हाईएस्ट मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे देखो कि केस 1 में हाईएस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है इन कंपैरिजन विद केस 2। तो दिस इज नोन एज अनबैलेंस फोर्स, ठीक है, इसको बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स। समझ में आया। तो बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स आई आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं नेट फोर्स। नेट फोर्स देखो हमने अभी समझा है क्या होता है, व्हेन मल्टीपल फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी, ठीक है, जब बहुत सारी फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन से एक्ट करती है बॉडी में, दे कैन बी रिजॉल्व इनटू वन कंपोनेंट, ठीक है। ओवरऑल तो फिर नेट फोर्स ही आएगी ना निकल के, नोन एज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका बहुत अच्छे से एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक ट्रक है, ओके, एक ट्रक है आपके सामने, ओके। और यहाँ पे आपको क्या करना है, इस ट्रक को धक्का लगाना है बिकॉज ये रुक गया है। और यहाँ पे कितने पर्सन्स हैं, 4 पर्सन्स हैं। तो 4 पर्सन्स का अपना अलग अलग फोर्स लगेगा। फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट पर्सन है उसका फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, सेकंड पर्सन है उसका फोर्स लगेगा 60 न्यूटन, एंड थर्ड पर्सन का फोर्स होगा 70 न्यूटन, एंड जो फोर्थ पर्सन है, ठीक है, उसका फोर्स होगा कितना, 100 न्यूटन, ठीक है। तो दोनों के यहाँ पे जो 4 पर्सन है सारे के सारे अपना अपना फोर्स लगा रहे हैं, बट जब सबका फोर्स एक साथ लगेगा इस ट्रक पे तभी मूव हो पाएगा, अलग अलग तो नहीं मूव हो पाएगा ना। और वो क्यों मूव हो रहा है, बिकॉज नेट फोर्स है ना जो, वो इंडिविजुअल फोर्स से ज्यादा है, बिकॉज दे एड अप, बिकॉज दे आर एक्सर्टिंग द फोर्स इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं ना, तो एड अप हो जाएगा। अगर यही फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा होता तो क्या हो जाता, डिफरेंस निकाला जाता। फॉर एग्जाम्पल आगे 2 पर्सन है, ठीक है, और ये भी फोर्स लगा रहे हैं, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में रोक रहे हैं इनको धक्का लगाने से, ठीक है, और इन दोनों का जो फोर्स है वो कितना है, फॉर एग्जाम्पल 60 न्यूटन एंड 60 न्यूटन, ठीक है। अब इनका जो नेट फोर्स आएगा वो कैसे आएगा, सब एड अप होके आएगा, तो कितना आ जाएगा देखो, 280 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। और इनका जो नेट फोर्स है ये भी अपना ऐड होगा क्योंकि ये भी सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं फोर्स, ये हो जाएगा 120 न्यूटन, ओके। और फिर उसके बाद जब प्रॉपर तरीके से आपको फाइंड आउट करना होगा कि ये जो ट्रक है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इनका भी नेट फोर्स आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड से तो जो फोर्स आ रहा है वो आ रहा है 120 न्यूटन, और राइट हैंड साइड से जो फोर्स आ रहा है वो आपके पास 280 न्यूटन आ रहा है, ठीक है। तो ये तो वही वाला कंसेप्ट हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव वाला इंटीजर्स वाला कंसेप्ट, कि दिस इज -120 एंड दिस इज +280। अगर साइन डिफरेंट होंगे तो क्या करेंगे, हम डिफरेंस लेंगे, राइट। और यहाँ पे साइन वही रहेगा जो बड़ी वैल्यू में होगा, जैसे 280 में से 120 माइनस कर रहे हैं और 280 बड़ा है ना, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी +160, मीन्स +160 न्यूटन का मतलब है कि ट्रक जो है वो फ्रंट से मूव करेगा, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉरवर्ड मूव करेगा, कितने फोर्स के साथ, 160 न्यूटन के साथ। सो दिस इज द नेट फोर्स,
ठीक है, आई होप आपको ये एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझ में आया होगा कि सेम डायरेक्शन में अगर फोर्स लगेगा तो वो नेट फोर्स अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसमें ऐड कर देंगे सबको, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा तो वहां पे हम डिफरेंस लेंगे टू फोर्सेस का। ओके, आई होप आपको ये नेट फोर्स वाला कंसेप्ट समझ में आया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? द फोर्स दैट अपोजेस रिलेटिव मोशन। ठीक है, जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, ठीक है, और सरफेस से उसको एक और फोर्स मिल रहा है जो कि क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स है। और फ्रिक्शनल फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वो अपोज करता है हमेशा। ठीक है, मतलब क्या है? इट अराइजेस बिटवीन द सरफेसेस इन कांटेक्ट। सरफेसेस के बीच में आएगा फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे कि व्हेन वी कैरी और ट्राई टू पुश अ टेबल, हम कभी भी किसी टेबल को पुश करते हैं तो इट डज नॉट मूव, वो मूव नहीं होगी बिकॉज इट इज बैलेंस्ड बाय फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स के बहुत सारे एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, आपको पता है। एडवांटेजेस क्या होते हैं? जैसे कि हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, अगर गाड़ी में ब्रेक अप्लाई करेंगे तो गाड़ी क्या हो गई? स्टॉप हो जाएगी ना। अगर ब्रेक अप्लाई नहीं हो पाई और फ्रिक्शनल फोर्स का कंसेप्ट नहीं होता और वो फोर्स नहीं होती, एब्सेंट होती वो फोर्स, तो कार विल नॉट स्टॉप, राइट। जैसे कि हम मूव करते हैं तो शूज पहन के मूव करते हैं तो शूज में क्या होता है? ग्रिप होता है। वो ग्रिप किस वजह से होता है? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से होता है, तभी आप स्लिप नहीं करते हो। ओके, और जैसे ही आप क्या करते हो, किसी ऐसे सरफेस पे, वेट सरफेस पे वॉक करते हो जहाँ पे पहले से साबुन वाला पानी भी गिरा हुआ है या फिर ऑयल गिरा हुआ है, तो वहां पे क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स बहुत कम होगा जिसकी वजह से आप गिर सकते हो, स्लिप हो सकते हैं, राइट। तो फ्रिक्शनल फोर्स एडवांटेजेस भी है हमारे लिए और डिसएडवांटेजेस भी है। ठीक है, और डिसएडवांटेजेस कैसे हैं हमारे लिए? कि हम गिर भी सकते हैं, स्लिप हो सकते हैं। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स से क्या होता है? हमारे जूते घिस जाते हैं। ठीक है, हमारे जो गाड़ी के टायर हैं वो हमें क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है ना, बिकॉज उनकी लाइफ खत्म हो जाती है। किस वजह से होती है लाइफ खत्म? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो घिस जाते हैं टायर, राइट। समझ में आया फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? और ये हमेशा सरफेस के बीच में अराइज होता है और हमेशा अपोज करता है। ठीक है, तो इसका नेचर यही होता है कि वो रिलेटिव फोर्स को, रिलेटिव मोशन को क्या करेगा? अपोज करेगा। आई होप आपको ये फ्रिक्शनल फोर्स का कंसेप्ट समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट आते हैं फिर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? बॉडी कंटिन्यू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। देखो जैसे पिक्चर में दिख रहा है ना, हम ऐसे गाड़ी में होते हैं, गाड़ी चल रही होती है और एकदम से हम क्या करेंगे? ब्रेक अप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? एक जर्क आएगा ना, मतलब झटका आएगा ना एक, आप आगे की तरफ मूव हो जाओगे। चला रहे हो ऐसे बैठ के, है ना, इधर ऐसे बैठ के चला रहे हो, एकदम से ब्रेक लगाई और आप आगे की तरफ हो गए। क्यों हो गए आगे की तरफ? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। आपका इनर्शिया हर्ट हो गया है, समझ रहे हो ना। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी गार्डन में मूव कर रहे हो, ठीक है, आपका फ्रेंड आया पीछे से, एकदम से आपको सरप्राइज दिया और ऐसे करके धक्का मार दिया। आपको तो नहीं पता था ना कि वो धक्का मारने वाला है। आपका इनर्शिया इतने बुरे तरीके से हर्ट हुआ है उस टाइम पे कि आपको वो धक्का लगा और एकदम से आप गिर गए। क्यों गिर गए? आपको तो पता ही नहीं था कि वो धक्का मारने वाला है। आपका इनर्शिया हर्ट कर दिया उसने, और इससे क्या हुआ? आपके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होने की वजह से आपकी स्पीड भी चेंज हो गई है, राइट। ओके, एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज हो गया है। आप जा किसी और डायरेक्शन में रहे थे, गिर किसी और डायरेक्शन में गए, राइट। एंड सबसे मेन चीज, आपकी शेप भी चेंज हो गई है। गिरने से शेप भी तो चेंज हुई होगी, कुछ ना कुछ लगी होगी चोट, है ना। तो तीनों चीजें हो गई है ना। तो ये किस वजह से हुआ है? आपका इनर्शिया हर्ट हुआ। समझ में आया इनर्शिया क्या होता है? जैसे आप जिस कंडीशन में हो ना, उसी कंडीशन में रहना पसंद रहता है आपको। ठीक है, बेसिकली आपकी बॉडी का जो कंफर्ट जोन होता है ना, वो होता है इनर्शिया। जैसे ही वो हर्ट होगा वैसे आपकी बॉडी में जो मूवमेंट है वो भी चेंज होने लगेगी। ओके, तो फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप सोच सकते हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना कि क्या क्या एग्जांपल्स आप इनर्शिया से रिलेट कर सकते हो। जैसे बस वाला एग्जांपल भी बहुत अच्छा है। बस में ट्रेवल करते हैं और एकदम से ब्रेक, बस की ब्रेक लगी और आगे की तरफ आप मूव कर गए, किसी पे गिर गए, है ना, थप्पड़ लगा बहुत तेज वहां से। फिर उसके बाद एकदम से बस चल पड़ी, एकदम से फिर आपको
आपका इनर्शिया फिर से हर्ट हुआ क्योंकि अभी तो आप आगे गिरे थे, और फिर एकदम से बस चली, आप पीछे की तरफ गिर गए, एक और थप्पड़ आया, है ना। इनर्शिया हर्ट आपका हुआ, और आपके गालों पे भी हर्ट हो गया। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। एक एक्टिविटी भी है देखो इससे रिलेटेड, है ना, आपकी एनसीईआरटी बुक में इस टाइप की एक्टिविटी गिवन होगी, आप देखना। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक पाइल बना लिया। ठीक है, कैरम बोर्ड है, कैरम बोर्ड के ऊपर आप देख रहे हो ये कॉइन्स हैं, इनको आप गिटियां भी बोलते हो। ठीक है, इन कैरम बोर्ड्स के जो कॉइन्स को आपने क्या कर दिया, एक पाइल बना लिया। आपने, आप कभी करके देखना, स्ट्राइकर से इस तरीके से हिट करना, जो सबसे बॉटम वाली कॉइन होगी ना, जो सबसे बॉटम वाली गोटी होगी, उस गोटी पे मारना खींच के स्ट्राइकर को। क्या होगा, नीचे से गोटी निकल जाएगी, आप कहोगे जादू हो गया, बट वो जादू नहीं है, फिजिक्स है। आपने सबसे बॉटम वाली गोटी का इनर्शिया हर्ट कर दिया, बट ऊपर वाली गोटियां अपनी जगह पे है, वो बच गई, है ना। उनको लगा हम बच गए हैं, ये नीचे वाली गई, बढ़िया है, क्योंकि उनके ऊपर तो कुछ हुआ ही नहीं, उनका तो इनर्शिया एज इट इज रहा। ठीक है, समझ में आया इनर्शिया कैसे हर्ट हो रहा है। ठीक है, बेसिकली कॉइन है, अब देखो ये सेकंड एग्जांपल है, इसके अंदर कॉइन का अपना इनर्शिया है। आपने क्या किया, इस कार्ड को कुछ इस तरीके से हिट किया, कार्ड का इनर्शिया हर्ट हुआ, कार्ड आगे गया, कॉइन का मन ही नहीं था वहां से हिलने का, कहाँ गिरा, कुएं में गिरा, है ना। गिरा ना जाके, क्योंकि इनर्शिया हर्ट करने का मन ही नहीं था, बहुत अच्छा लग रहा था उसको अपना कंफर्टेबल जोन, और गया अंदर ग्लास में, बिकॉज ऑफ द इनर्शिया, उसके कंफर्टेबल जोन में थे वो, है ना। वो कॉइन था अपने कंफर्टेबल जोन में, और वो गिरा ग्लास में जाके। और यही है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कॉइन को हिलना ही नहीं था अपनी जगह से, समझ गए। भूकंप आया, हम तो हिले ही नहीं, और आ गया भूकंप। इनर्शिया हर्ट करना जरूरी है, पढ़ा करो बैठ के सब बच्चे, ठीक है ना। इनर्शिया बहुत जरूरी है हर्ट करना। हाफ ईयरली आ रहे हैं, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो अपनी। कोई भी डाउट्स आते हैं, कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट करो। ठीक है, जो जो टॉपिक्स बताओगे बहुत ट्राई करूंगा, ठीक है, उन टॉपिक्स को जल्दी से जल्दी लेके आने की। चलो आगे देखते हैं, ये आपको समझ में आ गई वो एक्टिविटी, आप इसको रीड करना अच्छे से बुक में से, आपको अच्छे से समझ में आएगी। ओके, अब बात करते हैं इनर्शिया एंड मास की। अब जो मास और इनर्शिया है ना, ये भी आपस में इंटर रिलेटेड है। ठीक है, एक और एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कि एक दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, नाम नहीं लूंगा मैं, बहुत सारे फ्रेंड्स को जानता हूँ ऐसे, है ना। तो दो फ्रेंड्स हैं, और एक फ्रेंड है डी, ठीक है, और एक फ्रेंड है वी। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि जो डी है उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा होगा अगर उसका मास भी ज्यादा होगा, और जो वी है उसका इनर्शिया कम होगा क्योंकि उसका मास भी कम है। अगर डी वी को धक्का देगा तो वी तो बहुत जल्दी गिर जाएगा। ठीक है, क्यों गिर जाएगा, क्योंकि मास कम है, तो ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाया उस धक्के को और गिर गया बेचारा। बट बात आती है अब डी की, है ना। वी को बहुत गुस्सा आया, उठा, वो कहता आज तो मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, आ तुम मिल मेरे को। और वो गया, उसने धक्का मारा, खड़ा रह गया, कुछ भी नहीं हुआ, हिला ही नहीं। क्यों नहीं हिला, मास बहुत ज्यादा था। ठीक है, और मास ज्यादा होने की वजह से इनर्शिया भी उसका स्ट्रांग था, और उससे क्या होगा, मास का और इनर्शिया का रिलेशनशिप आ गया समझ में, है ना। मास और इनर्शिया जो है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो पढ़ेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव अ टेंडेंसी टू रेजिस्ट द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। सभी ऑब्जेक्ट्स में टेंडेंसी होती है कि वो रेजिस्ट करें जो भी चेंज आने वाला है। ठीक है, पहले 2 घंटे खेलते थे, अब मम्मी ने पापा ने बोला कि बेटा पेपर आ रहे हैं, 2 घंटे की जगह 1 घंटा खेलना है, बट हमें तो रेजिस्ट करना है। ऐसे कैसे हो सकता है, 2 घंटे खेलते थे 1 घंटा कैसे कर दोगे। तो रेजिस्ट करने का नेचर सब में होता है, बट बेटा करना तो पड़ेगा, मेहनत, है ना। इनर्शिया को हर्ट करके चलना पड़ेगा। तो इन द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, अगर आप चल रहे होंगे तो भी आपका अपना इनर्शिया होगा, और रेस्ट कर रहे होगे तो भी रेस्ट वाला इनर्शिया होगा। आप उस इनर्शिया को क्या कर सकते हो, रेजिस्ट कर सकते हो। ठीक है, आपके अंदर टेंडेंसी है, आप उस रेजिस्ट इनर्शिया को अपने अंदर रख सकते हो, कोई भी चेंज आएगा उसको रेजिस्ट कर सकते हो। बट कब तक कर सकते हो, जब तक वो ज्यादा इन्फ्लुएंस आपको ज्यादा ना करे, ज्यादा आपके ऊपर फोर्स अप्लाई ना करे। अगर
उसका फोर्स ज्यादा हो गया, एक्सटर्नल फोर्स या फिर अदर जो ऑब्जेक्ट का फोर्स ज्यादा हो गया, तो आपके इनर्शिया को हर्ट करना पड़ेगा, आपके इनर्शिया को घुटने टेकने पड़ेंगे और आपको फिर क्या करना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा पिटाई लगती है तो चेंज होना ही पड़ता है। तो पहले से ही अपने आप को रेजिस्ट करना बंद करो, पढ़ना शुरू कर दो, एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होगा। ओके चलो, ऑल बॉडीज डू नॉट हैव द सेम इनर्शिया, सबके अंदर सेम इनर्शिया नहीं होता, कुछ लोग जल्दी मान जाते हैं ना, कुछ बच्चे जल्दी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, बट थोड़ा सा टाइम लगता है कुछ बच्चों को। इनर्शिया डिपेंड ऑन द मास ऑफ ए बॉडी, मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा। मास ऑफ एन ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इनर्शिया। जैसे जैसे मास इंक्रीज होता जाएगा, इनर्शिया भी इंक्रीज होता जाएगा। अगर फुटबॉल को किक करेंगे तो वो फ्लाई अवे कर जाएगी, बट अगर एक स्टोन को किक करोगे सेम साइज का, कितना बड़ा फुटबॉल होता है, ठीक है, तो हमारा क्या, पैर फ्लाई कर जाएगा ना, पैर के ऊपर प्लास्टर आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है, नहीं करना है ये सब। ठीक है, समझ में आया? तो ये है इनर्शिया एंड मास। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप करना। ठीक है, प्रैक्टिस करना, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, रीड करोगे समझ में आ जाएगा क्या करना है। ठीक है, फिर भी डाउट आएगा तो करेंगे, एक वीडियो में लेके आऊंगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस ही करेंगे। ठीक है, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, रबर बॉल या फिर स्टोन? ऑब्वियसली स्टोन। बाइसाइकिल या ट्रेन? ट्रेन होगा ना, ट्रेन को धक्का लगाओगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। बाइसाइकिल को धक्का लगाओगे तो बाइसाइकिल चलने लग जाएगी, है ना। अब सी वाला देखो, ये 5 रुपीज कॉइन और ये 1 रुपी कॉइन। ठीक है, वैसे तो दोनों को ही फेंक सकते हो या फिर दोनों को ही मूव कर सकते हो, बट 1 रुपी कॉइन को आप ज्यादा इनर्शिया हर्ट कर सकते हो उसका, उसको ज्यादा ऊपर तक टोस कर सकते हो, 5 रुपी कॉइन को हो सकता है थोड़ा नीचे आए। ठीक है, बहुत ही रिलेटिवली कम वेट है इनका। ठीक है, फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं, 1 रुपी कॉइन क्योंकि इसका मास कम है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इन द फॉलोइंग एग्जांपल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स। आपको ट्राई करना है कि कितने नंबर ऑफ टाइम द वेलोसिटी ऑफ बॉल चेंजेस, कितनी बार वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, चलो अब ये मजेदार क्वेश्चन आ गया है, फुटबॉल का मैच स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, इफ फुटबॉल प्लेयर किक्स अ फुटबॉल, यहाँ पे फर्स्ट फुटबॉल प्लेयर है, इसने फुटबॉल को किक किया, कर देते हैं किक यहाँ पे, ये गई फुटबॉल। ठीक है, कहाँ जाएगी, दूसरे प्लेयर के पास जाएगी ना, अनदर प्लेयर, तो ये सेकंड वाला जो हो गया ये अनदर प्लेयर हो गया। हु किक्स द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल, और ये फिर से क्या कर रहा है, टुवर्ड्स द गोल, फुटबॉल को किक करेगा। यहाँ पे गोल बना हुआ है, ठीक है, ये रहा गोल। ठीक है, यहीं जाएगी बॉल। फिर द गोलकीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट्स द फुटबॉल, कैसे जाएगी, गोलकीपर भी तो है यहाँ पे, देखो ये पकड़ेगा बॉल को, थर्ड नंबर वाला पर्सन, और ये फिर से क्या करेगा, दूसरी तरफ मारेगा फुटबॉल को। ठीक है, एंड किक इट्स टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम, यहाँ पे एक और प्लेयर खड़ा हुआ है, फोर्थ नंबर पे है, गलती से 3 आ गया, फोर्थ नंबर है ना, फोर्थ नंबर के पास आई फुटबॉल, and crickets to the player of his own team. Also identify agent supplying the force in each case. ठीक है, अब फर्स्ट बॉल को फर्स्ट पर्सन ने सेकंड को दिया, सेकंड ने थर्ड को दिया, थर्ड ने फोर्थ को दिया, कितनी बार चेंज हुई बताओ, खुद सोच सकते, खुद सोच के बता सकते हो कितने नंबर ऑफ टाइम वेलोसिटी चेंज हो रही है। 1 2 3, 3 टाइम्स हो रही है। ठीक है, 3 बार हुई है वेलोसिटी चेंज, और हर बार देखो फर्स्ट जो प्लेयर है ये क्या है, एजेंट है। ठीक है, क्या बोल रहा है, ऑल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन ईच केस, तो एजेंट कौन सा है यहाँ पे, देखो फर्स्ट प्लेयर यहाँ पे दे रहा है, ठीक है, मैकेनिकल फोर्स लग रही है, फिर से सेकंड प्लेयर मैकेनिकल फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और यहाँ से थर्ड प्लेयर भी मैकेनिकल फोर्स लगा रहा है फोर्थ की तरफ। ओके, तो यहाँ पे ये सेकंड क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव में डिटैच फ्रॉम द ट्री। अब लीव क्यों डिटैच होंगी, लीव को वहां से हिलना ही नहीं है, पेड़ तो हिल रहा है, पेड़ ने लीव्स को बोला कि तुम भी साथ हिलो, साथ साथ मेरे लहराओ, बट ट्रीज की जो लीव्स हैं वो बोली कि नहीं, हम नहीं हिलेंगे, हमें अपना पोजीशन बहुत अच्छा लग रहा है, हमें हमें इनर्शिया में रहने दो अपने। गिर गई नीचे, क्यों, क्योंकि विग्रेसली शेक कर दिया किसी ने और लीव्स आ गई नीचे, क्योंकि इनर्शिया हर्ट हो गया उनका। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन बस यही है इसका आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, व्हेन why do you fall in the forward direction when a moving bus breaks to a stop and fall backwards when it accelerates from rest?
ये वही वाला क्वेश्चन है, इसमें दो थप्पड़ लगे थे, है ना, एक बार आगे गिरने पर, एक बार पीछे गिरने पर। इसमें भी क्या हो रहा है, बार बार इनर्शिया हर्ट हो रहा है। तो देखो 4 क्वेश्चन, चारों के चारों क्वेश्चन आपके इजी हैं, अच्छे से कर लेना, पढ़ लेना। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके आगे के टॉपिक करेंगे आगे की वीडियोस में। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करो, पढ़ो। ठीक है, मैं भी कोशिश करता हूँ हाफ ईयरली तक आप बच्चों के सिलेबस को कंप्लीट करने का। जो मेन मेन चैप्टर है वो तो मैं इसमें डाल ही दूंगा बना के। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।